तो हम दूसरे सत्र में प्रवेश कर गए। हम शुरू करते हैं। अ, चंद्र चंद्रमा ग्रह का प्रभाव पौधों पर, उस पे पहला अंकुरन और उसके विकास, मतलब अंकुरन और जड़ों के विकास। पौधे का जो अंकुरन होने के बाद सर्वांगीण विकास होता है। नीचे मिट्टी के नीचे जड़ें बनती हैं, जड़ें फैलती हैं, और ऊपर जो है जो उसका जो शूट होता है, जो पौधा ऊपर बढ़ता है। तो ये अंकुरित होने के, बीज अंकुरित होने के बाद तो पूरा जो है वो चंद्र के वजह से, चंद्र का प्रभाव होता है। चंद्र के प्रभाव से वो पोषण तत्व लेते हैं, और पोषण तत्व पत्तियों में जाता है और पौधा इस तरीके से। दूसरा जो है रस का प्रभाव, चंद्र के प्रभाव से रस का प्रभाव चंद्र के गुरुत्वाकर्षण बल से पूर्णिमा के दौरान ऊपर की ओर होता है, अमावस्या के दौरान नीचे की ओर होता है। तीसरा जो है पुष्पन और फलन, अगर हम उसको बोलें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का, तो इसमें भी इसका जो यहाँ पे हमने कहा है कि कुछ पौधे पूर्णिमा के दौरान बढ़ी हुई प्रकाश तीव्रता के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके पहले सेशन में मैं ड्यूरेशन की बात कर रहा था, लॉन्ग डे शॉर्ट डे की बात कर रहा था। ये तो है, लॉन्ग डे शॉर्ट डे की तो बात है ही है, जो ऋतु के अनुसार है, रबी और खरीफ और जायद फसल के अनुसार है। लेकिन उसमें भी अगर हम देखें तो जो पौधे के अंदर जो कलियों का बनना, उससे कलियों के खिलने से फूल का बनना, फिर फूल के अंदर पॉलिनेशन होने के बाद फल का बनना शुरू होना। तो फूल का जो बनना है वो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं पौधे। कुछ पौधों को ज्यादा समय प्रकाश चाहिए होता है, तो पूर्णिमा के समय वो ज्यादा समय प्रकाश मिलता है। हम यहाँ पे पूर्णिमा अमावस्या के विस्तार में नहीं जाएंगे कि किस तरीके से होता है। लेकिन अगर हम पूर्णिमा के दिन की बात करें तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य का प्रकाश होता है, और जब सूर्य अस्त हो रहा है पश्चिम में, तो पूर्व में चंद्र का उदय होना शुरू होता है। तो कह सकते हैं कि प्रकाश सूर्य के प्रकाश के जितना नहीं होता है, लेकिन प्रकाश तो होता है। चांदनी रात में इतना प्रकाश होता है, पूर्णिमा की रात को इतना प्रकाश होता है कि हमको बिना टॉर्च लाइट के हम देख सकते हैं। तो वो प्रकाश, पौधे के अंदर जो प्रकाश की संवेदनशीलता होती है, वो हमसे कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं पौधे। तो जिन जिन पौधों को ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है, ज्यादा समय प्रकाश की जरूरत होती है, वो उनका जो पुष्पन, कलियां बनना, फूल बनना, फूल खिलना, ये सारे जो हैं वो पूर्णिमा के आसपास ज्यादा होते हैं। और जिनको कम समय की जरूरत होती है, कम प्रकाश की जरूरत होती है, उनके लिए अमावस्या होता है। ये अलग अलग वनस्पतियों के बारे में। हमारे फसलों में कुछ फसल ऐसे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। उनका उदाहरण हमने यहाँ पे नहीं लिया है। क्योंकि उसके का उसके वो जानकारी हम ले सकते हैं, जान सकते हैं, लेकिन उसमें हम कुछ कर नहीं सकते कि हम उसकी बुआई का समय इस तरीके से करें कि उसका फ्लावरिंग का, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि किसी भी फसल में, जो हमारे लिए जो फसल होता है, उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग का जो समय होता है वो एक एक पक्ष के अंदर नहीं होता है। 15 14 दिन, 15 दिन, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह के अंदर, वो एक पीरियड के अंदर होता है। फल फूल आते हैं, फल बनते हैं, और इस तरीके से होता है। तो उसका उदाहरण इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिया है। लेकिन आप लोग चाहें तो उसको कर सकते हैं। और किसी को चाहिए तो विशेष रूप से, तो हमें हमसे आप अलग से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में। हम प्रयास करेंगे कि आपके जिज्ञासा को पूरा करें। इसके बाद आता है मंगल। रविवार हो गया रवि, सोमवार हो गया सोम, चंद्र। इसके बाद आ गया मंगल। हम सप्ताह के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। क्यों सप्ताह के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं? उसके सप्ताह का जो के पीछे का जो विज्ञान है, उसके पीछे का जो प्रकृति का जो नियम है, वो हमने पहले समझ लिया है। वैदिक कृषि में मंगल, जो मंगलवार के दिन और मेष व वृश्चिक राशियों से जुड़ा हुआ है,
पौधों की वृद्धि और विशेषताओं को प्रभावित करने वाला ग्रह माना जाता है। इन लाभों को अधिकतम करने के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि मंगल और अन्य ग्रह विभिन्न पौधों और कृषि गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। फसलों पर मंगल के विशिष्ट प्रभाव का वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है। फिर भी ग्रहों के प्रभावों को समझकर किसान फसलों के रोपण, कटाई इत्यादि को समयबद्ध कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से परिणाम अनुकूल हो सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कि जो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन मिला उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि वैदिक ग्रंथों में इसके लिए स्पष्ट कोई वर्णन नहीं किया गया है। ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। वेदों में ग्रहों का और ये पौधों का संबंध जो है उसको बहुत गहराई से और विस्तार में बताया गया है। हम छठे दिन, कल पांचवा दिन है, छठे दिन हम उसके ऊपर थोड़ा सा हम उसके ऊपर उसको देखेंगे किस तरीके से विभिन्न ग्रहों का, विभिन्न नक्षत्रों का, विभिन्न राशियों का और पौधों का संबंध जो है उसको और विस्तार में हम देखेंगे छठे दिन। हमने पहले यहाँ पे बताया कि मंगल ग्रह का जो है प्रभाव जो है वो पुष्प के साथ है, फूलों के साथ है। वो कैसे है हम उसको आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो विज्ञान और यहाँ पे वैदिक ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, लेकिन ये बेसिकली विज्ञान के आधार पर ही है। और जितना वैज्ञानिकों को वेद में से समझ में आया उसके अनुसार उन्होंने किया है। तो हम इसको अलग तरीके से आगे बढ़ के देखेंगे कि किस तरीके से। जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ज्ञान मैंने इंफॉर्मेशन तलाशने का प्रयास किया तो मंगल में वनस्पति हो सकता है कि नहीं, जीवित रह सकता है कि नहीं, बढ़ सकता है, उस तरीके से है। लेकिन मंगल का प्रभाव पृथ्वी पे जो वनस्पति है उसके ऊपर किस तरीके से, उस पर बहुत ज्यादा नहीं है, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद बुध का प्रभाव, पौधों पर बुध ग्रह का प्रभाव। वैदिक कृषि में बुध ग्रह पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, ये हमने पहले पीछे देखा है, जो कि पौधों की वृद्धि, विशेष रूप से जड़ों के विकास और मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये अनुकूलनशीलता से भी जुड़ा है। बुध का प्रभाव सूक्ष्म तत्वों के उत्सर्जन, मृदा सूक्ष्म जीवन और अंकुरन दर से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इनके कहने का तात्पर्य ये है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो हमें इसके ऊपर जानकारी मिली है उसके अनुसार जो हमने लिखा है, वो ये है कि बुध जो है वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, वो हमने पहले ही देखा है। अब पृथ्वी का मतलब भूमि का मतलब मिट्टी, और पौधे के लिए तो वही है जो पौधे का आधार है। तो मिट्टी के अंदर जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या क्या होती है। सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म तत्व होते हैं, और सूक्ष्म जीवों के सहायता से सूक्ष्म तत्वों को का उत्सर्जन या उसका जो शोषण जो करती है जड़ों के द्वारा पौधा जो लेता है पानी के साथ, उसमें बुध ग्रह के जो की जो ऊर्जा है उसका प्रभाव इसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन हम आगे ये भी समझेंगे, जैसा मैंने पीछे पीछे चित्र में दिखाया है, कि पत्नियों की संरचना में बुध का और शुक्र का प्रभाव होता है। बुध और शुक्र की ऊर्जा के कारण पत्तियों की संरचना, पत्तियों का आकार और पत्तियों की संरचना किस तरीके से बनती है उसके ऊपर भी हम देखेंगे। बुध पौधों में जड़ों की वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें मजबूत आधार स्थापित करने में मदद मिलती है। इससे लाभकारी मृदा, सूक्ष्म तत्वों की सक्रियता बढ़ती है और पोषक पोषक चक्रण, पोषण जो ऊपर लेता है, और समग्र मृदा उर्वरता के लिए महत्वपूर्ण है। जो सॉइल फर्टिलिटी जो है उसमें बुध का प्रभाव है, बुध के ऊर्जा का की सक्रियता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, बुध ग्रह कैल्शियम और नाइट्रोजन जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता को
विनियमित करने से जुड़ा है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि पौधों को इष्टतम विकास के लिए सही संतुलन प्राप्त हो। यहाँ पे हमने कैल्शियम और नाइट्रोजन की बात की है, और भी तत्व हैं, लेकिन ये दोनों तत्व तत्व जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं पौधे के विकास के लिए, उसके वृद्धि के लिए। तो उसमें बुद्ध के प्रभाव, बुद्ध के जो ऊर्जा है, जो बुद्ध का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका प्रभाव होता है। जो विभिन्न पोषण तत्व जो मिट्टी से पौधा लेता है, उसमें किस प्रकार कौन सा पोषक तत्व कितना महत्वपूर्ण है, कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसकी जरूरत पौधे में सबसे पहले पड़ती है, उसका क्रम क्या होता है, उसके बारे में मैं मेरी एक पुस्तक है, उसमें है ये। हम आखिरी दिन उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे है। बृहस्पति का प्रभाव वैदिक कृषि में बृहस्पति समृद्धि, वृद्धि और प्रचुरता अर्थात फलदार वृक्षों से जुड़ा हुआ है। जैसा मैंने वहां पे पीछे दिखाया स्लाइड में कि बृहस्पति का प्रभाव फल के साथ है। तो जिन भी पौधों में फल होते हैं, उन पर बृहस्पति का प्रभाव है, बृहस्पति के कारण होता है। ऐसा माना जाता है कि इन वृक्षों को लगाने से सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं, और भूमि तथा उनके निवासियों, जब यहाँ पे निवासियों की बात करें तो यहाँ पे केवल मनुष्य नहीं, भूमि के नीचे और भूमि के ऊपर जितने भी प्राणी हैं, सभी की बात हो रही है। समग्र कल्याण बढ़ता है। बृहस्पति जैसे ग्रहों और पौधों के बीच के संबंध को समझकर किसान प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर विकास और उपज को बेहतर बना सकते हैं। बृहस्पति का प्रचुरता के साथ संबंध ये बताता है कि अनुकूल बृहस्पति संरेखण के दौरान पौधे लगाने से भरपूर फसल और खेती में समग्र समृद्धि हो सकती है। तो यहाँ पे जो संरेखण की बात की गई, बृहस्पति का जो पॉजिटिव एनर्जी जब हमें मिलता है, हमने पीछे इसके बारे में बात की कि कौन सा ग्रह, राशि और नक्षत्र तत्वों के आधार पर, जब एक एक ही तत्वों के ग्रह, राशि और नक्षत्र हैं, या जिस तत्व की हमें पौधे में जरूरत है, जिस जो हमारे जो फसल है, अगर अग्नि तत्व के हैं, मतलब फल और बीज वाले फसल हैं, तो उनका, उनसे संबंधित जो राशि है, उनसे संबंधित जो ग्रह है, उनसे संबंधित जो नक्षत्र है, उनके अनुसार हम कार्य करें, उन दिनों के अनुसार कार्य करें, उन तिथियों के अनुसार कार्य करें, उन समय, उनके प्रभाव के समय में कार्य करें, तो उसका जो प्रभाव है वो लाभदायक होता है। इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह है। आकाश में कभी कभी शुक्र भी दिख जाता है, दूसरे ग्रह नहीं दिखते हैं, शुक्र भी दिख जाता है। चंद्र जो है वो ग्रह नहीं है, उपग्रह है। सूर्य जो है वो भी ग्रह नहीं है, सूर्य तो सभी ग्रहों की जननी है, सूर्य से ही सभी ग्रह निकले हैं, बने हैं। तो सूर्य भी, हम यहाँ पे सूर्य को भी हम ग्रह मानते हैं, लेकिन सूर्य से ही से बाकी ग्रह निकले हैं। चंद्र पृथ्वी से निकला है, तो चंद्र उपग्रह है। और चंद्र को अगर छोड़ दें तो शुक्र जो है सौरमंडल के ग्रहों में सबसे चमकीला है, और वो हमें कभी कभी दिखाई देता है रात में, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है चमकते हुए। तारा जो है वो टिमटिमाता है आकाश में। आप जब बिल्कुल आकाश साफ है, और अमावस की रात है, पूर्णिमा की रात में कम दिखाई देगा, अमावस की रात में जब बिल्कुल अंधेरा रहता है, काला रहता है आकाश, उस समय आप देखेंगे कि आकाश में शुक्र ग्रह जो है वो दिखता है। और वो, उसको कैसे समझेंगे, वो टिमटिमाता नहीं है। तारे जो हैं वो टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह का जो प्रकाश है वो टिमटिमाता नहीं है। और इसके लिए, इसको समझने के लिए कि शुक्र ग्रह कहाँ पर है, उसके लिए जैसे हमने बताया कि ऐप है इंडियन स्काई, जो हिंदू कैलेंडर के साथ इंडियन स्काई जो ऐप है, उससे आप शुक्र को लोकेट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं कि कहाँ पर है रात्रि में, और उस तरफ आप आकाश में देख सकते हैं। सीधे आप शुक्र ग्रह को देख सकते हैं।
शुक्र ग्रह पौधों की वृद्धि, विशेष रूप से फूल और फल के संबंध में और जीवन शक्ति को प्रभावित करता है। बुआई और रोपण के लिए चंद्र के भरणी नक्षत्र में गोचर के समय शुक्र के प्रभाव का उपयोग किया जाता है। चंद्र जब भरणी नक्षत्र में किसी का माइक्रोफोन शायद ऑन है, आप म्यूट कर लीजिए। मुझे आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए। बुआई के समय अगर चंद्र भरणी नक्षत्र में है, अब जब हम पंचांग को देखना और समझ रहे हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं कि चंद्र किस दिन भरणी नक्षत्र में है और उस समय शुक्र का की स्थिति क्या है। उसके अनुसार बाकी और भी बातें हैं। उसके अनुसार अगर हम बुआई या रोपण को उस तरीके से निर्धारित करें, तो उसका जो प्रभाव है ऊपर बताया, जैसे फूल और फल इनके और पौधे की वृद्धि के लिए शुक्र का प्रभाव का लाभ हम ले सकते हैं। शुक्र उर्वरता और प्रचुरता से जुड़ा है और इसे फल देने वाली फसलों के रोपण के लिए अनुकूल माना जाता है, जैसे बृहस्पति को माना जाता है। पहले हमने बताया कि शुक्र और बुध का जो सीधा प्रभाव है वो पत्तों की संरचना और पत्तों के आकार के ऊपर पड़ता है, उसको हम अलग से विस्तार में बताएंगे। शुक्र और फूल वाले पौधों के बीच के पहलू रंग और सुगंध का भी एक सामंजस्य बनाते हैं। शुक्रवार को शुक्र का समय सजावटी आकर्षण पौधे लगाने के लिए भी आदर्श माना जाता है। शुक्र का प्रभाव विशेष रूप से फूल वाले पौधों पर प्रबल होता है, ये उनके रंगों और सुगंधों को बढ़ाता है। ये सारी बातें जो है वो मैं मुझे जो समझ में आया, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। जरूरी नहीं कि आप उसको माने, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जो विभिन्न ग्रहों का जो आचरण है, उनका जो बिहेवियर है, उनके जो विशेषताएं हैं, जो पंचांग के आधार पर ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य के ऊपर उसका प्रभाव जिस प्रकार पड़ता है, उसी के आधार पर पौधों के लिए भी उसी के साथ रिलेट करके यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया। मुझे उसमें आप उसको देख के समझ सकते हैं, और सही है गलत है, मैं ये गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम अब जब कृषि में इन ग्रहों के प्रभाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो जो हमने एक चित्र बताया जिसमें विभिन्न पौधे के विभिन्न अंगों पर ग्रहों के प्रभाव की बात की है, उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है और उसके अनुसार हमारे कार्य को करना ज्यादा जरूरी है। पौधों पर शनि का प्रभाव, शनि संरचना, अनुशासन और दीर्घकालीन विकास से जुड़ा है, जो पौधों में उनकी स्थिरता, लचीलापन और दीर्घायु को प्रभावित करके परिलक्षित हो सकता है। शनि ग्रह को संरचना और आधार प्रदान करने के लिए जाना जाता है, जो मजबूत, दीर्घजीवी और अच्छी तरह से विकसित जड़ प्रणाली वाले पौधों में देखा जा सकता है। फिर से वही बात है कि इसको ज्योतिष शास्त्र के बातों को यहाँ पे वनस्पति शास्त्र में, कृषि के शास्त्र में नहीं बोलेंगे। वनस्पति शास्त्र में उसको उस तरीके से जोड़ के व्याख्या किया गया है। हम उस पे बहुत ज्यादा हम उसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। गलत नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, लेकिन हम उसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। जो चित्र में हमने बताया उसकी महत्ता को समझना जरूरी है, किस तरीके से वो हम आगे स्लाइड में आएगा। यहाँ पे आप देखिए कि भू केंद्रित मॉडल में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सौर मंडल के ग्रह। अब जैसे कल और परसों मैंने बताया था कि सौर मंडल में सूर्य स्थिर है और बाकी ग्रह सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। ये वास्तविकता है। लेकिन क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं, तो पृथ्वी पर हम स्थिर हैं और पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में सूर्य भी हमारी परिक्रमा कर रहा है। अगर उसको हम कल्पना करें, और वास्तव में वो स्थिति हमारे लिए तो है ही है, क्योंकि हम पृथ्वी पर हैं और स्थिर हैं, तो उसके अनुसार वो हमारे लिए वास्तविकता है। उसको अगर हम कल्पना करें और पृथ्वी को केंद्र में लेके बाकी इस ग्रहों को, जो हमारे 7 ग्रह जो हमने पहले समझे हैं, उन 7 ग्रहों को अगर हम देखें जो वास्तविक ग्रह हैं सौर मंडल के, उनको अगर हम देखें, यहाँ पे जो ग्रहों को दिखाया गया है वो
दूरी के अनुसार दिखाया गया है। दूरी वाले चार्ट के अनुसार अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चंद्र को नहीं दिखाया गया, क्योंकि चंद्र जो है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो यहाँ पे एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह और सात है। तो सबसे पहला जो सबसे निकट का जो है वो चंद्र है। और इसके साथ साथ बाकी ग्रह हैं, चंद्र भी है इसमें। तो ये जो डिजाइन बन रहा है, जो पृथ्वी को केंद्रित करके अगर हम देखें कि ग्रहों की जो परिक्रमा हो रही है सूर्य के चारों तरफ, लेकिन उसमें अगर पृथ्वी के चारों तरफ हम उसको समझने की का प्रयास करें तो कुछ इस तरह की आकृति बनती है, जो कि वास्तविक है। ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है कि ग्रहों का जो पथ है, ग्रहों की जो कक्षा है, उसमें जो ग्रहों का जो पथ है वो इस प्रकार बनता है, एक डिजाइन बनता है। ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन जो है वो एक ऊर्जा तय करता है। ये एक ऊर्जा एक ऊर्जा उत्पन्न होता है, और वो ऊर्जा पृथ्वी पर पड़ता है। और जब पृथ्वी को अपने केंद्र में देखा यहाँ पे, तो विभिन्न ग्रहों की जो गति है और उसका जो आकार आकृति जो बन रही है उनकी गति से, और उस गति के अनुसार जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है और पृथ्वी पे पड़ रहा है, सभी का एक साथ, उससे क्या होता है। यहाँ पे हमने अलग अलग ग्रहों को अलग अलग दिखाने का प्रयास किया। यहाँ पे सब एक साथ है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। चित्र देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको अलग अलग ग्रहों के अनुसार देखने का प्रयास करें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हमने आगे वाले चित्र में, यहाँ पे पहला जो है वो बुध है, फिर ये जो है वो शुक्र है, फिर ये मंगल है, ये जो है बृहस्पति है, ये जो है ये शनि शनि है, और ये शनि है, और ये यूरेनस का दिखाया है यहाँ पे। चंद्र का भी कुछ शनि के जैसा ही होता है, जो हमने दूसरे प्रोग्राम में वो दिखाया था हमने। चंद्र का इसी प्रकार से बनता है। तो ये जो आकृतियां बन रही हैं, ये जो ज्यामितिक आकृतियां बन रही हैं, ये जो डिजाइन बन रहा है, ये डिजाइन जो है ये एक ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है जो पृथ्वी पर पड़ रहा है। और इन सब ग्रहों का की ऊर्जा अलग 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 तरीके से, या अलग अलग क्वांटम में, अलग अलग शक्ति के अनुसार ये कम ज्यादा है। और अलग अलग समय में अलग अलग कांस्टेंट नहीं है, कम ज्यादा होता रहता है। हम जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं कि ये ग्रह भी वक्री है, वो ग्रह भी वक्री है। तो वो वक्री का मतलब होता है कि जब ग्रह विपरीत दिशा में चल रहा है, पृथ्वी की कक्षा में, जो पृथ्वी अपने कक्षा में चल रहा है, जब वही ग्रह पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में जब वो विपरीत दिशा में चल रहा, तो तब उसको वक्री कहा जाता है। यहाँ पे इस डिजाइन से हम समझ सकते हैं कि जब ग्रह घूम के उल्टी दिशा में जा रहा है तो वो वक्री हो रहा है। ठीक है। छोटे छोटे जो ये सर्कल बन रहे हैं, उसमें आप देखेंगे घूम के जब उल्टी दिशा में जा रहा है तो उतने समय के लिए वो वक्री रहता है, और वक्री जो है थोड़े समय के लिए होता है। तो यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र में जो वो बताया जाता है, उसका आधार क्या है, वो यहाँ से है, और ये वास्तविक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रकृति में विभिन्न जीव जंतुओं की संरचना, प्रकृति में जीव जंतु किसी वस्तु के पर्याय नहीं बल्कि ऊर्जा के पर्याय हैं। अब ये जो अलग अलग वनस्पति है और जंतु भी है, इनमें आकृति है, अलग अलग प्रकार की आकृति है, और सौंदर्य है, सुंदर है। और इसमें कुछ हमारे फसल हैं, और कुछ हैं जो हमारे फसल नहीं है। लेकिन ये जो आकृति बनती है, इन आकृतियों को अगर आप देखें, और पीछे जो हमने चित्र दिखाया है ग्रहों की गति का, ग्रहों का जो पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में जो ग्रह ग्रह जो गतिमान है और कक्षा में घूम रहे हैं, और पृथ्वी के से अगर हम देखें, पृथ्वी को केंद्रित करके अगर ऊपर आकाश से बहुत ऊपर से अगर हम देखें, तो उनकी जो आकृति बन रही है, और ये जो आकृति है उसमें कुछ तो कुछ सामंजस्य आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो आकार जो बनता है, कोई भी जीव जंतु है, किसी भी प्रकार का सूक्ष्म या स्थूल जीव जंतु है, वनस्पति है, कुछ भी है, उसके अंदर जो आकार बनता है, वो आकार
उसी ग्रहों की ऊर्जा के कारण बनता है, विभिन्न ग्रहों की ऊर्जा के कारण बनता है। और इसमें वनस्पतियों में, अब ये जैसे अलग अलग जीव जंतु हैं, उनके जो आकृति है, उनका आकार अलग अलग कारण से बनता है। ठीक है। अगर हम सूर्य फूल की बात करें, यहाँ पे सनफ्लावर का है, इसमें जो आकृति है ये शनि ग्रह के गति के कारण है। लेकिन किसी पौधे में जो पत्तों की आकार और उसकी जो संरचना है, जब हम पत्तों की संरचना की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी पौधे के आप डंठल को ले लीजिए, उसमें पत्ते जो हैं, जब आप देखेंगे तो पत्ते विपरीत दिशा में होते हैं, या 4 पत्ते होते हैं, या 5 पत्ते होते हैं, या 7 पत्ते होते हैं, कभी 6 भी होते हैं। तो उनका जो आकार है, उनकी जो संरचना है, कभी होता है कि एक ही पत्ता है, फिर थोड़ा सा घूम के दूसरा पत्ता जो ऊपर की तरफ है वो एक कोण में है, और एक पूरा सर्कल घूमने में 3 पत्ते बन रहे हैं, 2 पत्ते बन रहे हैं, कभी 5 पत्ते बन रहे हैं। तो ये जो संख्या है, ये संख्या का भी एक आधार है, और ये एक प्राकृतिक आधार है, और इसके पीछे का गणित है, जिसको कहा जाता है फेविनॉइड आकृति कहा जाता है, फेविनाकी कहा जाता है। उसको हमने पिछले उसमें इसके ऊपर विस्तार में बात किया था, यहाँ पे इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, या आप हमारे यूट्यूब वाले चैनल में जो वीडियोज है उसमें देखेंगे, तो उसमें विस्तार में इसके बारे में बात की गई है। इसी प्रकार अगर हम हमारे फसलों में देखें, तो जैसे ये टमाटर का फूल है, पंचकोणीय ज्यामिति सभी भक्षणीय फल वाले फसलों, वृक्षों में साधारणता पाया जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का फूल, बहुत सारे फल ऐसे होते हैं, फूल होते हैं जिसमें 5 पंखुड़ियां होती हैं, या 5 पत्ते होते हैं, या फल जो होते हैं उसमें 5 कोष्ठ होते हैं, या कुछ होते हैं जो 6 होते हैं, कुछ होते हैं जो 7 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, कुछ में 4 होते हैं। तो ये जो संख्या है, या यहाँ पे बीच में जो पत्ता है, इस पत्ते में देखिए कितने पत्ते हैं, 7 पत्ते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये इधर 7 पत्ते हैं। ये संख्या जो है, ये कहाँ से निर्धारित होती है? वो उन ग्रहों की गति के कारण जो ऊर्जा पड़ती है, विभिन्न वनस्पतियों का जो सहनशीलता है, उनकी जो रिसेप्टिविटी है, ग्रहों के साथ जो उनका अलाइनमेंट है, वो अलग अलग है जीव जंतुओं का। उसके अनुसार किस ग्रह का प्रभाव किस वनस्पति पर, किस फसल पर, किस जीव पर पड़ता है, वो एक बहुत अलग विषय है। लेकिन ये वास्तव है, ये प्रकृति का नियम है। इसके आधार पर हम थोड़ा सा ये बताने का प्रयास करेंगे। हमने ग्रहों के बारे में बात किया, तो 9 ग्रह जो है वो हमको पता है कि 9 ग्रह क्या होते हैं। 7 ग्रह जो 7 सप्ताह के ग्रह हैं, और 2 काल्पनिक ग्रह हैं जो राहु और केतु हैं। तो उनके अनुसार नवग्रह वाटिका का एक कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि हम भी किसी न किसी ग्रह से प्रभावित हैं, और हर एक जीव, हर एक मनुष्य जो है, उन कुंडली के अनुसार उसके कौन से ग्रह के स्थान पर है, उसके अनुसार कौन सा ग्रह का प्रभाव है, पॉजिटिव प्रभाव है, सबका अपना अलग अलग होता है। वो अगर आप जानना चाहें, तो आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, अगर ये 3 वो हमें देंगे, तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा पौधा, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र और कौन सा राशि के अनुसार कौन सा पौधा होना चाहिए। उस पौधे के साथ जब आप जुड़ते हैं, उस पौधे से उस ग्रह की ऊर्जा आपको उस पौधे के द्वारा मिलती है। जब अगर आप उस पौधे को अपने आसपास देखते हैं, उसको आप सेवा करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो उस पौधे के द्वारा उस ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, और वो आपके जीवन में विभिन्न कारणों से जो निगेटिविटी है उसको कम करती है।
ये है नवग्रह वाटिका का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से 12 राशि का राशि वाटिका भी होती है और नक्षत्र वाटिका भी होती है, और इन तीनों को मिला के एक वाटिका भी बनाया जाता है, जिसमें नक्षत्र के अनुसार पौधे होते हैं, राशि के अनुसार पौधे होते हैं, और इसके अनुसार पौधे होते हैं, ग्रहों के अनुसार पौधे होते हैं। और उनको हमने पहले दिन जो है ये तीनों का वो एक हमने आखिर में चित्र दिखाया था, जिसमें ग्रह नक्षत्र ग्रह राशि नक्षत्र वाटिका, उसमें सभी के अनुसार कौन कौन से पौधे होने चाहिए वो हमने दिखाया था, उसको आप देख सकते हैं। आखिर में था। नवग्रह वाटिका की अवधारणा वैदिक परंपरा में निहित है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार एक सुव्यवस्थित नवग्रह वाटिका पर्यावरण में सामंजस्य और संतुलन लाती है। इन पौधों को पारंपरिक रूप से संबंधित ग्रहों की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए दिशाओं के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। अभी इसमें कैसा है कि आप जैसा मैंने बताया कि आपके राशि के अनुसार, ग्रह के अनुसार और नक्षत्र के अनुसार अगर आपको पता है कि ये वनस्पति हैं, और इसी प्रकार जंतु भी होते हैं, तो उनके साथ अगर आप जुड़ते हैं, उनके साथ अगर आप जुड़ते हैं, तो उनके द्वारा आपको उन वो जो ऊर्जा है वो मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, उससे आपको लाभ होता है। पौधों पर राशियों का प्रभाव। विशिष्ट चंद्र चरणों के दौरान, विशेष रूप से पूर्णिमा के आसपास पौधे लगाने से पौधों की वृद्धि और उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के अनुसार प्रकाश, जल, तापमान और पोषक तत्व जैसे कारकों को पौधों की वृद्धि के लिए प्रमुख चालक के रूप में पहचाना जाता है। ये तो साधारण बात है। ये जो चित्र है इसमें आप देखिए 12 राशि हैं जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, और इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। हरे रंग में है, नीले रंग में है, लाल रंग में है, नारंगी रंग में और बैगनी रंग में है। 4 रंगों में किया गया। तो नारंगी रंग में जो है वो अग्नि राशि, अग्नि का लौ दिखाया गया है। और मेष राशि है, सिंह राशि है और धनु राशि है। इसके बाद जो हरे रंग से दिखाया गया है उसमें एक पत्ता दिखाया गया, लेकिन ये एक्चुअली थोड़ा सा गलत है। ये भूमि राशि से संबंधित है। ये भूरे रंग का होना चाहिए। ये चित्र हमने बनाया नहीं है, हमने कहीं से लिया है। तो ये भूरे रंग का होना चाहिए, जहाँ पे वृषभ राशि, मिथुन राशि और मकर राशि है जो भूमि तत्व के राशि हैं। इसके बाद वायु तत्व से यहाँ पे वायु का और लहर दिखाया गया है, एक तरह से कह सकते हैं वायु का प्रवाह का, जो जो बैगनी रंग से दिखाया गया, जिसमें तुला राशि है और कुंभ राशि है और ये कन्या राशि है। सॉरी, यहाँ पे वर्गो जो है वो कन्या राशि है, जेमिनी जो है वो मिथुन राशि है। तो ये वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, और यहाँ पे मिथुन राशि, कुंभ राशि और तुला राशि, ये तीन राशियां। और जल तत्व से जो है नीले रंग से दिखाया गया, जिसमें कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और ये मीन राशि है। तो इन राशियों के अनुसार, जैसे मैंने बताया कि राशियों के अनुसार पौधों को कैसे विभाजित करना है, वो अगले स्लाइड में आता है। राशियों का प्रभाव। चंद्रमा प्रत्येक 2.5 सवा 2 दिनों में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तथा एक महीने के दौरान सभी 12 राशियों में, अर्थात मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि से होकर गुजरता है। यहाँ पे वो राशियों के चित्र दिए गए। प्रत्येक राशि पौधे के एक अलग तत्व और संबंधित भाग से जुड़ी है। जैसे पृथ्वी तत्व जो है, भूमि राशि जो है, वृषभ राशि, कन्या राशि और ये वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये 3 राशियां जो है वो भूमि तत्व से हैं। मतलब भूमि के नीचे के जो जिन फसलों में हमको भूमि के नीचे वाले भाग लेने होते हैं, जैसे मूली है, गाजर है, हल्दी है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है,
अरबी है, सलजम है, जितने भी जमीन के नीचे वाले दक्षिण भारत में टैपियोका है, इस तरीके के जिससे साबूदाना बनता है। जल राशियां जो है पत्ती वाले फसलों के, जिनके पत्तियों को हम फसल के अनुसार लेते हैं। वायु तत्व के लिए फूल वाले, और अग्नि तत्व के लिए फल और बीज वाले। सामान्यतः जल सबसे अधिक उत्पादक राशियां हैं जल तत्व से। उसके बाद पृथ्वी तत्व, वायु और अग्नि राशियां कुछ विशेष फसलों के लिए लाभकारी हो सकती है। यहाँ पे इन्होंने उस तरीके से विभाजित नहीं करने का प्रयास किया, लेकिन हम इसको जैसे बता रहे हैं। लेकिन इनका उपयोग अधिकतर कटाई, निराई, गुड़ाई और खेती के लिए किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे ये कहने का प्रयास किया गया कि किन राशियों में कौन सा कार्य किया जा सकता है। लेकिन हमको सबसे पहले समझना है कि तत्वों के अनुसार राशि, और राशि के अनुसार या राशि के अनुसार तत्व, जो राशि कौन कौन सी राशि किस तत्व, और तत्व जो है वो फसल के कौन से भाग के अनुसार है, उसके अनुसार उनका कार्य करना है। और जिस समय उस तत्व का प्रभाव उस पौधों में कम है, उस समय निराई गुड़ाई का काम किया जा सकता है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है, जिस समय जैसे जल तत्व है और पृथ्वी तत्व है, उस समय निराई गुड़ाई करने के बजाय हम पानी देने का, सिंचाई करने का, या खाद देने का, पोषण देने का काम करें तो ज्यादा अच्छा है। पौधों पर नक्षत्रों का प्रभाव। ज्योतिष और जैव गतिशील कृषि में नक्षत्रों को पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला माना जाता है, विशेष रूप से चंद्रमा की गति के माध्यम से। ऐसा माना जाता है कि यह प्रभाव चंद्रमा के विभिन्न राशि नक्षत्रों से गुजरने के माध्यम से होता है, जिनसे प्रत्येक चार तत्व पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि में से एक से जुड़ा हुआ है। इस स्लाइड को हम फिर से समझेंगे, ये स्लाइड और इसके पहले वाला स्लाइड अगले सेशन में हम समझेंगे, क्योंकि करीब 1 मिनट का समय है। माना जाता है कि ये तत्व पौधों के विशिष्ट भागों को प्रभावित करते हैं, जैसे जड़ वाली फसलों के लिए जड़ दिवस, पत्तों वाली मतलब मूल दिवस, मतलब जिस समय चंद्र भूमि राशि में गोचर कर रहा है। जड़ दिवस मतलब मूल मूल दिवस, जिस समय चंद्र भूमि राशि में गोचर कर रहा है। पत्तेदार सब्जियों के लिए पत्ती दिवस, पर्ण दिवस, जिस समय चंद्र भूमि नहीं जल तत्व मतलब कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में से किसी से गोचर कर रहा है। इसी प्रकार फूल वाले जो पुष्प दिवस, जो वायु तत्व से है, और फल देने वाले सब्जियों के लिए फल दिवस, जिसमें फल और बीज, जिसमें अग्नि तत्व से है। इसको हम फिर